बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे, और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वो हर दम किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताबों के पेजेस पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द को 10-20 बार लिख डालते। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबरत देखी: स्पेशल अमीना, भाई बहने, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बड़ी कोशिश की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का मेरा साहस ही न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैं मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता: कहाँ था। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास था: केवल मौन रहना। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन रहना मुझे अपना अपराध स्वीकार करने जैसा लगता, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई और इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लो। नहीं तो ऐसे एर कहरे नतु कहरे सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, ये तुम्हारे बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 या 3 साल लगते हैं, पर तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो। दादाजी की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ किताबें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का मौका मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो।
उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकती महसूस होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। अब सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, और दर्जे में मैं प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल अब 2 साल का ही अंतर रह गया था। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घावों पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब भाई साहब का वो रूप मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में मैं शरीक होने लगा। मेरा दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर अब नहीं था। लेकिन भाई साहब ने इसे भाप लिया, क्योंकि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तेज थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गिल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल तो तुम पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हंसी है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ लिया? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ भी पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। उसे कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो को कर्म चाहे करे, पर अभिमान कभी ना करे, इतराए कभी नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। तुमने तो सिर्फ अभी एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधाचोट निशान पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान के राजा का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी ने किया और किस समय में हुआ, ये याद रख लेना क्या आसान समझते हो तुम? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखो और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर यानी जीरो भी नहीं मिलेगा। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अबा जा की जगह आजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। स्कूल का समय अब निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से मैं जाने नहीं देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम। बस इतना सा कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया, और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। और फिर सालाना इम्तिहान हुए, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हुआ, और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने बड़ा परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द वो चाट गए थे। उनकी नींद हराम हो गई थी, मगर बेचारे फिर भी फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े, और मैं भी रोने लगा।
लगा। उनके पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना आई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, और फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित और मेरी भलाई के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त उनकी बातें अप्रिय लगती है, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो अब कुछ समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी आज़ादी भी बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिया करता था, अब वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया, और अब सारा समय मैं पतंगबाजी की ही भेंट होता था। मगर फिर भी मैं भाई साहब का अदब किया करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मैं भाई साहब को ये संदेह बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर में एक कनकैया यानी पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बच्चों की पूरी सेना लकी और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले की कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि तुम अब नीचे जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचारों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके अंडर काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमअगली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जे नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और शायद एक साल बाद मुझसे आगे में निकल जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल या डीलेट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती बल्कि दुनिया को देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं छठी जमात के आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या ही क्यों ना पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे रहते तुम बेरहा ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। अब मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और आपको उसको कहने का हक है। अब भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेरहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है।
संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा और लड़कों का एक ग्रुप पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे तो है ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े और मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था।